हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो पहला टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो भारत में हुआ है वो मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है। एक है 1773 से 1853 और दूसरा 1858 से 1947। जो 1773 से 1853 के मध्य था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी किन लॉ के साथ शासन करेगी, वो ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम बनाए जाते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद किसके लिए बनाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, मतलब उसके बाद जो भारत पे शासन करने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे। डायरेक्ट हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। मतलब 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1774 में की गई थी। एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे, मतलब इसके चीफ जस्टिस थे। वो कौन थे? एलिजा इम्पे। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आइए देखते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, ये गलत है। आपने देखा ना, एलिजा इम्पे। ठीक है, तो इसमें आप जान लीजिए कि पहला सही है। आगे देखते हैं, दोनों को मिलाना है। इसमें क्या है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना करना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना आप देख रहे हैं ना कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसमें पिट्स का भारतीय अधिनियम 84 ले लेते हैं। ठीक है, 84। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ले लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति कार्य करने की, ये कब से है? 1813 से ही है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये 1833। देखिए, पहले सबसे पहले आते हैं, देखते कौन सा सही है। ठीक है, सही है। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिट्स इंडिया का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की अनुमति। तो 1833 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये समझ में आ गया। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये तीनों सही हैं। आइए देखते हैं कैसे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, मतलब उसे डीएप्रिसिएट किया। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दे दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इट मीन्स एजुकेशन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। ठीक है, कौन देगा? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इस समिति में क्या था? 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बैटिक, जो कब से कब तक यहाँ पे शासन किए? गवर्नर जनरल थे 1828 से 1835 के शासनकाल में। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी 18 देख रहे हैं ना, 7 मार्च 1835 को इसको स्वीकृत कर प्रस्ताव को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन, जबकि एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य, मतलब जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो ओरिएंटल शिक्षा को दबा दिया गया, उसके कौन थे? एस.टी. प्रिंसेप। लेकिन प्राच्य शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसके कौन थे? ट्रेविलियन। ठीक है, के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अब आगे देखते हैं।
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसमें 1813 ही है। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, चाय और चीन मतलब अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ व्यापार कर सकती थी? चाय और चीन को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए। चाय और चीन ये सब जो थे सब समाप्त हो गए। भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे, ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य करने थे। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें क्या है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसमें ए सही है, ठीक है। देखते हैं कैसे। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया, मतलब ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अब कैसे हुआ, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके लॉ के अंडर में आ रहा है ब्रिटिश क्राउन के। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था, ठीक है। जो संप्रभुता है ब्रिटिश क्राउन, इट मीन्स जो उसका अधिकार है उसके प्रतिकूल नहीं होना था, उसके अगेंस्ट में नहीं होना था, उसी के साथ में रह के काम करना था इनको। इस प्रकार 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बन गया, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बन गया, विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किसके लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है। उसके लिए राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। राजस्व प्रशासन में सहायता करे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह 1833 का चार्टर एक्ट था। धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 है, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा, मतलब ब्रिटिश क्राउन की देशज प्रजा, जैसे वो अधिकार जिस कंट्री पे करते थे वहाँ के लोगों के लिए अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण, कलर इसका मतलब अथवा इनमें में से किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर भेद नहीं किया गया। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी, ठीक है। तो इसी के द्वारा भारतीयों की भागीदारी उसमें ब्रिटिश सेवा में सुनिश्चित हो पाई, ठीक है, मतलब भारत में। अब इस आज के लिए इतना ही, बाकी कल एक नए वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद।